नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के बारे में एक समग्र अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान को मैंने जो है आपको 4 हिस्सों में और उसके भौतिक विभाजन के रूप में दिखाया था। एक शुष्क एरिया था, एक ये पूरा एक मरुभूमि का एरिया था, यानी पश्चिमी भाग मरुभूमि का एरिया था, फिर अरावली थी, फिर मैदानी एरिया था और फिर पठारी क्षेत्र था। ठीक है, तो चलिए, यानी कि अगर इसका जो है भौतिक विभाजन किसका, राजस्थान का अगर हम करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, सबसे पहले आपका मरुभूमि यानी इसको बोलते हैं डेजर्ट, वो एरिया हो गया। दूसरा एरिया हो गया अरावली का। तीसरा हिस्सा क्या हो गया, मैदान का। ठीक है, मैदान का हो या पूर्वी मैदान का हो। और चौथा हिस्सा जो था वो क्या था, हड़ौती का पठार। ठीक, तो हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मरुभूमियों के बारे में, अरावली के बारे में और पूरी मैदानों के बारे में, हड़ौती पठार के बारे में। देखिए, ये आपका जो रेड कलर से पूरा दिखाई दे रहा है, ये शुष्क भूमि है, यानी एरिड रीजन है। एरिड में भी 2 पार्ट मैंने बता दिए थे, आपका जो है पूरा कंप्लीटली एरिड और ये सेमी एरिड एरिया। उसका मैंने बताया था कि अरावली की काली पट्टी आपको अरावली की दिखाई दे रही है, ये बताया था। फिर मैंने कहा था मैदानी एरिया हो गया और फिर अंततोगत्वा लास्ट में ये जो पठारी एरिया है, जो कि आपके ग्वालियर के ऊपर के इधर का एरिया, और ये जो है ये हड़ौती का पठार बताया था। फिर मैंने आपको जब कल की क्लास की थी तो मरुभूमि मैंने बोला था 2 तरह से मरुभूमियों को बांट सकते हैं। मरुभूमि में इधर वाला पूर्ण शुष्क और ये अर्ध शुष्क, यानी कि कहने मतलब है शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी कि एरिड सूखा और सेमी एरिड और सेमी एरिड 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि देखिए, पूरी मरुभूमि को शुष्क और अर्धशुष्क में, देखिए मरुभूमि को शुष्क और अर्धशुष्क में, और शुष्क वाले हिस्से को भी 2 भागों में मैंने बांट के दिखाया था। शुष्क वाले हिस्से मैंने बताया था ड्यून्स वाला एरिया, ड्यून यानी टीला, और नो ड्यून्स वाला, नो ड्यून जिसमें ड्यून्स नहीं होंगे। नो ड्यून मैंने बताया था जोधपुर के इधर के एरिया में तिकोना हिस्सा है। ठीक है, वो मैंने पूरा बताया था, वो आपको अच्छे तरह से उसको पढ़ लेना है और समझ लेना है। मैंने आपका ये इधर का एरिया जो पूरा था, यानी यहां से लेकर के जहां से अभी अरावली में बताऊंगा, उसके इधर के एरिया में झीलें बता दी थी, उसके एरिया में क्या वेजिटेशन होती है वो भी बता दिया था, कैसे वर्षा होती है, और जो आपका अर्धशुष्क एरिया है जहां पर थोड़ी बहुत नमी हो सकती है, उस एरिया में मैंने आपको बता दिया था, घग्गर नदी का बेसिन बता दिया था, और जो है बाकी सारे नागौर का एरिया बता दिया था, ये सब एरिया बता दिया था। ठीक है, ये इधर लूनी नदी का क्षेत्र बता दिया था। ठीक, वो सब बातें मैंने आपको बता दी थी। अब हम आगे शुरू करेंगे क्या, अरावली का क्षेत्र, यानी अब हमने इस वाले पोर्शन पढ़ लिया है, अब अरावली को पढ़ना शुरू करेंगे। अरावली को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया, देखिए ये ब्लैक वाला एरिया है, तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देखिए ऐसे ऐसे करके बहुत सी लाइनें दिखाई दे रही, लेकिन एक लाइन सीधी दिखाई दे रही, क्योंकि यहां से प्रदेश इधर और जिले इधर और उधर तरफ बटे हुए हैं, क्योंकि ये एक तरह का भौतिक विभाजन अपने आप हो रखा है। तो चलिए इन पहाड़ियों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये पहाड़ियां देखिए इधर, ठीक, दिल्ली, रायसीना, दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। और इधर कहां से, ठीक है, इधर गुजरात के क्षेत्र से निकल करके आती हैं। गुजरात से लेकर के दिल्ली की रायसीना क्षेत्र तक आपका पूरा होता है। गुजरात में क्या है, पालमपुर, क्या है, पालमपुर, गुजरात के पालमपुर क्षेत्र से दिल्ली के रायसीना क्षेत्र तक ये फैली हुई हैं। तो इनकी लंबाई मालूम कितनी है, इसकी लंबाई यहां से लेके, यानी कि गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली की रायसीना तक 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन गुजरात में केवल राजस्थान में केवल कितनी 550 किलोमीटर तक का एरिया दिखाई
देता है। यानी आप समझ गए लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, 692 किलोमीटर लंबी है। अरावली की पहाड़ियां इधर गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली की रायसीना पहाड़ियां यानी जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां तक फैली हुई है, लेकिन बीच में राजस्थान के एरिया में केवल ये इस लंबी रेखा के बीच में दिखाई देती है, जिसके इधर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, नाग पहाड़ी बना रखा है, बता दूंगा अभी आपको आगे, ठीक है। इधर जयपुर, इस पूरे एरिया में फैली हुई है। इसके इस तरफ के जिले अगर देखें तो पहाड़ी के दूसरी तरफ वाले जिले हो गए नागौर, सीकर, झुंझुनू, इधर पाली, इधर सिरोही, जालौर, ये इधर का एरिया बढ़ गया। चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मान चलिए कि कुछ पहाड़ियां, मैं ग्रीन पेन से पहाड़ियों को दिखाना शुरू करता हूं। कुछ पहाड़ियां यहां पर बिखरी नजर आती हैं, कहां पर, अलवर के एरिया में, ठीक। फिर कुछ पहाड़ियां जयपुर के एरिया में भी दिखाई देती हैं, ठीक। और इधर झुंझुनू और सीकर के एरिया में भी पहाड़ियां दिखाई देती हैं, ठीक है। अब ये फैल करके थोड़ी थोड़ी छिटक करके पहाड़ियां शुरू होती हैं, लेकिन अभी कंसाइज हो जाएंगी, ठीक। अजमेर के पास से पहाड़ियां थोड़ी कम होने लगती हैं, कम रहती दिखती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अजमेर में भी एक पहाड़ी पतली सी नजर आती है, ठीक, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी गायब सी हो जाती है। फिर अजमेर के अंत में यहां पर एक जगह है ब्यावर, क्या है, ठीक। अजमेर के बाद अजमेर में यही पहाड़ियां अजमेर के चारों तरफ गोल गोल घिरी हुई सी नजर आती है, अजमेर को चारों तरफ से घेरे हुए नजर आती है, ठीक है। जयपुर में पहाड़ियां देख लिया आपने, अलवर में छिटक के हैं, झुंझुनू और सीकर में भी छिटक के हैं, और उधर दिल्ली भी चली आ रही है। फिर अजमेर के पास से कंसाइज हुई, अजमेर को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया पहाड़ियों को, और फिर ये पहाड़ियां ब्यावर तक दिखाई ही नहीं दी। ब्यावर के बाद पहाड़ियां थोड़ी तो दिखाई दी, थोड़ी हल्की हो गई, उसके बाद ब्यावर के बाद, ठीक है, ये पहाड़ियां राजसमंद और पाली जिले के बीच से होकर जा रही हैं। यहां एक जगह पड़ेगी कुंभलगढ़, क्या, कुछ जगहों को आपको याद करना होगा, यानी कौन सी जगह है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ हो गया, और ये राजसमंद एक जगह राजसमंद है, ठीक। ये पाली है, ठीक है। पाली में यहां पर एक मारवाड़ रेलवे स्टेशन, मारवाड़ रेलवे स्टेशन को भी दिमाग में रखे रहिए, ठीक। उसके बाद हम अब ये पहाड़ियां जब जैसे ही आपके राजसमंद जिला, आपको रॉकेट जैसा एक राजसमंद जिला दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करके दिखा, ठीक। इस राजसमंद जिले के निचले हिस्से में आते ही ये जो है उदयपुर की ओर को पहाड़ियां एक हिस्से में उड़ना शुरू हो जाती हैं, और एक शाखा इसकी चली जाती है सिरोही जिले में, ठीक। अब ऐसे ही मान के चलिए कि पहाड़ियां कुछ इस तरीके से ही हैं। कैसे हैं, बहुत बारीकी से बता देता हूं। अलवर में छिटकती हुई आई हैं, झुंझुनू सीकर में भी इधर तरफ कई पहाड़ियों के रूप में दिखती हैं। फिर जयपुर में आपको एक सिंगल लाइन शुरू हो जाती है, अजमेर में आकर के अजमेर के एरिया को पूरा घेर लेती है। अजमेर के पश्चिम में एक पतली पहाड़ी भी रहती है, फिर ब्यावर तक नहीं दिखाई देती है। ब्यावर के बाद ये मारवाड़ जंक्शन के इधर होते हुए कुंभलगढ़ के पश्चिम में होते हुए ऐसे चली आती हैं, लेकिन जैसे कुंभलगढ़ को पार करती हैं, जैसे ही राजसमंद जिला पार होता है, उदयपुर वाला जिला पहुंचता है, वैसे ही ये पहाड़ियां मुड़ जाती हैं और इधर तरफ चली आती हैं। ये तो एक फिजिकल तरीके से हमने आपको बता दिया। थोड़ा महत्व तो आप इसका जानना बहुत जरूरी है। इसका महत्व कैसे आप समझ सकते हैं, इसका महत्व हम आपको यहां समझा सकते हैं, ठीक है। देखिए, अरावली पहाड़ियों का महत्व इसलिए है क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को हरा भरा, पूर्वी हिस्से को हरा भरा रखने में, ये जो आपने अभी पढ़ेंगे आप मैदान, इस मैदान के बारे में, जो मैदान थोड़ा बहुत है तो ये असल में पूर्वी पठार का ही थोड़ा हिस्सा, लेकिन मैदान जो बना है ये मुख्य रूप से इसीलिए है हरा भरा क्योंकि पहाड़ियों से टकरा करके जो बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर भीलवाड़ा, कुंभलगढ़ इस तरफ एरिया में कर देती है, ठीक है। तो एक तो क्या करता है, मानसून को रोकने में बहुत काम आता है, ठीक। ये दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज ये है कि इसमें जैव विविधता, क्या, जैव विविधता, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, जल विभाजक,
देखिए जल विभाजक का मतलब क्या हुआ? जल विभाजक का मतलब दो तरीके से है। जल विभाजक का मतलब यह हुआ कि पहली बात तो यहां से ये जो पहाड़ी है, इधर का ढाल एक तरफ और इधर का ढाल एक तरफ, यानी अगर इस पहाड़ी के पास से नदियां निकलेंगी तो इधर की तरफ निकलने वाली नदियों का ढाल इधर तरफ होगा, ठीक है, और उधर तरफ निकलने वाली नदियों का ढाल दूसरी तरफ होगा, ठीक है। तो इधर से जैसे लूनी नदी निकलती है, मैंने आपको बताया था, अजमेर में नाग पहाड़ी से निकलती है और इधर तरफ चली जाती है बाड़मेर के इधर से होते हुए। तो यानी कहने का मतलब है क्या है? चौथी चीज क्या होगी? नदियों का उद्गम। महत्व देखते रहिएगा। पहली बात तो मानसून को रोकना। क्या? मानसून को रोकना। पहाड़ियां ये जो है करीब करीब 930 मीटर की औसत ऊंचाई से ऊंची है, जिसमें कि इधर की अधिक ऊंची, उधर की अधिक ऊंची और बीच की नीची पहाड़ियां हैं। यहां की सबसे ऊंची पहाड़ी 800 समथिंग मीटर की ऊंचाई, 600 समथिंग मीटर की ऊंचाई पे है, जबकि इधर 1055 मीटर की अधिकतम ऊंचाई और इधर तरफ आपकी 1722 मीटर ऊंची पहाड़ी मिलती है। तो औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। तो यानी कितनी है औसत ऊंचाई? औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरे मान चलिएगा कि आपकी जो ये पहाड़ियां हैं इनकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, ठीक है, जो कि कुछ है इस तरीके से कि देखिए इधर हम अगर ये एरिया पश्चिम मान लें, दक्षिण सॉरी, ये एरिया दक्षिण का मान लें और ये एरिया उत्तर का मान लें, तो दक्षिण की तरफ से देखिए यहाँ पे गुजरात के पालनपुर के बाद ये जो सिरोही में घुसी है पहाड़ियां, तो यहाँ पर पहाड़ियां सबसे ज्यादा ऊंची दिखाई देती हैं, फिर नीची हो जाती हैं। बीच में जब ये पहुंचती है मारवाड़ के एरिया में, अजमेर पाली के इस तरफ एरिया में, तब फिर थोड़ी बहुत ऊंची रह जाती हैं, बाद में होकर के थोड़ी और ऊंची होकर के, लेकिन मैक्सिमम ऊंचाई इनकी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? दक्षिण में। ठीक, दक्षिण में कितनी अधिकतम ऊंचाई मिलती है? 1722 मीटर की अधिकतम ऊंचाई मिलती है, और उत्तर में इसकी ऊंचाई 1055 मीटर तक दिखती है, और बीच में इसकी ऊंचाई 630 मीटर तक की ऊंची दिखाई देती है। ठीक है, यानी आप ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये जो पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, दक्षिण में ऊंची हैं, बीच में छोटी हैं और उत्तर में ऊंची है। यानी सबसे ज्यादा ऊंची यहां पर, बीच में मध्यम, फिर यहां पर थोड़ी ऊंची, लेकिन इधर बिखरी हुई, बीच में सटी हुई, इधर बिखरी हुई। अब समझिएगा, यानी ये पहाड़ियां बीच में सटी हुई और इधर बिखरी हुई और इधर बिखरी हुई हैं। ठीक है, ये आपका पूरा अरावली का मतलब हो गया। ठीक है, अरावली में क्या है? जैव विविधता यहां मिल जाती है। ठीक, यहां ये जल विभाजक का कार्य करती है, यानी इधर नदियां इधर, इधर नदियां इधर, मानसून को रोक करके बारिश करती हैं। नदियों का उद्गम भी यहां पर होता है। बनास नदी चाहे हम कह दें, चाहे बनास नदी कह दें जो कि निकलती है उधर की ओर को, ठीक, और चाहे हम आपको कह दें आपकी लूनी नदी कह दें, दोनों नदियां आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। चलिए अब इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो यहां पर सिरोही जिले में आपने आबू माउंटेन, आबू की पहाड़ियां, आबू हिल्स का नाम सुना होगा। ये आपके सिरोही जिले में यहां पर एक चोटी है, ठीक, आबू चोटी, और उसी में सबसे ऊंची चोटी है गिरि शिखर। क्या है? सॉरी, गिरि शिखर कह रहे हैं, गुरु शिखर। क्या? गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि सिरोही जिले में है, और यहीं पर आबू माउंटेन भी है। क्या है? आबू। ठीक है, यहां पर क्या है? आबू माउंटेन यहां पर पाया जाएगा। क्लियर? तो आप ये समझ गए कि पहाड़ियां बीचों बीच में है, ठीक, इधर फैली हुई, इधर फैली हुई। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और गाढ़ा करने की जरूरत है ताकि ये दिखाई तो दे, है ना। फिर ये हो गया, नाग पहाड़ी चारों तरफ है, ये पहाड़ियां ऐसे जा रही हैं। ठीक है, ठीक, कुंभल के गढ़ के पास। चलिए अब इधर जो है इन पहाड़ियों के नाम उत्तर से दक्षिण तक जैसे से हम आते आते हैं, इन पहाड़ियों के नाम बदलते
जाते हैं। अब देखिए मैं जगहों के नाम को लगातार मैं नहीं ध्यान दे पाऊंगा, तो मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि मैं अच्छे से लिख सकूं। नागौर है, ये सीकर है, आप जानते ही हैं। अब इसमें बार बार क्या लिखना, यहां पर मैं आपको चीजों के नाम लिखूंगा, पहाड़ियों के नाम लिखूंगा, इसलिए इनको अभी मिटा देना ही ठीक है। ठीक, चलिए थोड़ा बहुत लिख देते हैं। अजमेर है, यहाँ पे ब्यावर है, ब्यावर है। चलिए जैसे मिटाता जाऊंगा लिखता जाऊंगा। तो देखिए ये इधर सीकर और झुंझुनू, यहां पर ये किन पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है? ठीक, तो जो है सीकर और झुंझुनू में ये कुछ पहाड़ियों के नाम से जानी जाएगी, जो कि उत्तर की सबसे ऊंची चोटी भी इधर ही आप सीकर और झुंझुनू की तरफ होगी। पहली पहाड़ी जो कही जाएगी वो कही जाएगी, किस से लिखूं, काले पेन से लिख लूं क्या? हाँ, काले पेन से लिख लेते। पहली पहाड़ी जो होगी वो होगी रघुनाथगढ़। क्या? रघुनाथ गढ़ की पहाड़ी। क्या है? रघुनाथगढ़ की पहाड़ी। रघुनाथगढ़ पहाड़ी हो गई। फिर एक होगी हर्षनाथ। कौन सी? हर्षनाथ। दूसरी पहाड़ी हर्षनाथ हो गई। एक रघुनाथ की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ पहाड़ी, दूसरी हर्षनाथ पहाड़ी, तीसरी क्या होगी? तोरावती की पहाड़ियां। क्या? तोरावती। अरे साफ साफ हो जाओ भैया। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी हो गई? रघुनाथगढ़ की पहाड़ी हो गई, हर्षनाथ की पहाड़ी हो गई, तोरावती की पहाड़ी हो गई, और एक और पहाड़ी हो गई मालखेत। मालखेत। ठीक है, यानी हमने आपको बताया कि जो ऊपर से पहाड़ियां आ रही हैं, जो इधर से आ रही हैं, यानी सीकर और झुंझुनू। देखिए इधर जयपुर हो गया, बीच में पहाड़ी हो गई, इधर हो गई, तो ये पहाड़ियां इधर चितरी हुई हैं और इधर भी चितरी हुई हैं। तो कुछ अभी अलवर वाली क्षेत्र की बताऊंगा अभी, लेकिन मैंने सबसे पहले शुरुआत किया रघुनाथ की। उत्तर में सबसे ऊंची चोटी रघुनाथ की पहाड़ी है। कितनी है? 1055 मीटर ऊंची है। अब आप इसको याद कर लीजिएगा कि 1055 मीटर ऊंची रघुनाथ की पहाड़ी उत्तर की तरफ वाली पहाड़ियों में सबसे ऊंची है। और उसके हर्षनाथ की पहाड़ियां, तोरावती की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां। अब देखिए कुछ पहाड़ियां यहां से रायसीना हिल्स की तरफ से होते हुए जब आ रही अलवर से होते हुए, तो अलवर में भी देखिए इंपॉर्टेंट एक जो है, दो पहाड़ियां यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे यहां रघुनाथगढ़ की है, तो यहां पे उदयनाथगढ़। क्या? ब्लैक पेन से दिखाता हूं। क्या है? उदयनाथ। उदयनाथ। उदयनाथ की पहाड़ियां होगी, ब्लैक से दिखा रहा हूं। उदयनाथ की पहाड़ियां हो गई। दूसरी पहाड़ी कौन सी होगी? कंकनवती। कंकनवती। अब समझ लीजिए, बस दो ही मेन इसमें है। तो उदयनाथ की पहाड़ियां और कंकनवती या कांकनवाड़ी भी बोलते हैं। कंकनवती कहो या कांकनवाड़ी, यहां भी लिख दूं क्या? कांकनवाड़ी। क्या? कांकनबाड़ी। काकनबाड़ी का पठार, यह पठार भी बोला जाता है, काकनबाड़ी पठार या कंकनवती की पहाड़ियां। तो अलवर के क्षेत्र में कंकनवती की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, और इधर आपका झुंझुनू और सीकर और झुंझुनू के एरिया में रघुनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां, तोरावती की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां। ठीक है, आपने दो नाम और सुन रखे हैं, अब यहां जगह नहीं लेकिन लिख देता हूं। एक सुना होगा खेतड़ी, खेतड़ी, और दूसरा होगा सिंघाना। दो जगहें आपको जो है, जब तांबा आप पढ़ेंगे, तांबा और रांगा, जब आप तांबा और रांगा के बारे में पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा है कि राजस्थान में तांबा और रांगा पाया जाता है। तो ये इन्हीं की पहाड़ियों में खेतड़ी और सिंघाना नामक जगहों पर पाया जाता है। कौन सा? तांबा और रांगा का क्षेत्र, खेतड़ी और सिंघाना। खेतड़ी में तांबे की खुली खदानें पाई जाती हैं। तो चलिए ठीक है, तो कांकनवती और उदयनाथ दो पहाड़ियों का इधर ग्रुप होगा। फिर आगे आ गए, फिर हम पहुंच गए जयपुर। फिर हम पहुंच गए जयपुर। जयपुर में हमने क्या देखा? जयपुर में हमने देखा कि यहां पर एक जो पहाड़ी है मेन तौर पे, इसको बोलते हैं बैराठ। एक मिनट रुकिए, हाँ क्या बोलेंगे? यहां पर हम कहेंगे बैराठ की पहाड़ी, बैराठ। ठीक है, बस एक जगह मैं लिख रहा हूं, जयपुर समझ लीजिएगा। जयपुर में बैराठ की पहाड़ी, मेन पहाड़ी जयपुर में बैराठ की पहाड़ी है। अब देखिए जयपुर के ये यहां पर नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा, जयपुर के उत्तरी हिस्से में है, तो यहां पे लिख देते हैं बैराठ, बैराठ। अब बैराठ की पहाड़ियां, अब देखिए बैराठ की पहाड़ियां फेमस क्यों हैं? बैराठ की पहाड़ियों में ही देखिए भ्राबू शिलालेख मिला है।
जब आप अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक भ्राबू शिलालेख के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि शिलालेख था जिसमें कि उसके बारे में मैं आपको बाद बताऊंगा। लेकिन बैराठ में जो है भ्राबू शिलालेख के लिए फेमस है। तो किसके लिए फेमस है? बैराठ की पहाड़ियां भ्राबू शिलालेख के लिए फेमस है। इसमें बीजक की पहाड़ियां भी हैं। क्या है? कैसे बोलूं मैं? बीजक, बीजक की पहाड़ी कह लें या फिर गोल मंदिर की पहाड़ी। क्या? गोल मंदिर। अब देखिएगा, यानी मैंने आपसे बताया उदयनाथ और कांकनवाड़ी ये आपका अलवर के एरिया में हो गया। बैराठ की पहाड़ियों में बीजक पहाड़ियां और गोल मंदिर की पहाड़ियां ये आपका जयपुर में हो गया। और इधर झुंझुनू और अलवर सीकर और झुंझुनू का एरिया जो है उसमें रघुनाथगढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची, हरनाथ, तोरावती और मालखेत की पहाड़ियां। चलिए, हमारा इतना एरिया हो गया। अब हम आ गए अजमेर। अजमेर आने पर यही जो पहाड़ी आपकी क्या बोलते हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां बहुत पुरानी पहाड़ियां हैं। ये 350 साल, 300 वर्ष, 350 करोड़ वर्ष, 350 करोड़ वर्ष पुरानी है, आप जान लीजिएगा। ठीक है, आर्कियोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा मैंने जो है ज्योलॉजिकल टाइम स्केल पूरी पढ़ा रखी है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। वहां पर मैंने आपको पढ़ा रखा है 350 वर्ष पुरानी ये पहाड़ियां हैं। ठीक है, 350 वर्ष पुरानी पहाड़ियां हैं। अब यहां पर हम जयपुर में आ गए। जयपुर से आगे अजमेर जब बढ़ने लगे जब हम, तो यहां पर ये पहाड़ियां अजमेर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इनको बोलते हैं नाग, जिसे नाग लिपटे हों। कैसे? नाग की पहाड़ियां कहां पे मिलेंगी? अजमेर में मिलेंगी। अजमेर को घेरे हुए नाग की पहाड़ियां हैं। इन्हीं नाग की पहाड़ियों से यहां पर आपकी लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। इन्हीं नाग की पहाड़ियों से अजमेर की से लूनी नदी निकलती, बाड़मेर के उधर होते हुए निकल जाती है। आगे हम बात करते हैं। चलिए हम इसको बना भी देते हैं। नीला पेन कहाँ गया? हाँ ठीक है। ये देखिए लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी ये गई ऐसे करके। ठीक, तो लूनी नदी निकलती है नाग की पहाड़ियों से। फिर हम आगे आ गए तो अब आपका अजमेर के बाद ब्यावर से पहाड़ियां फिर से शुरू हो जाती हैं। थोड़ा यहाँ पहाड़ियां कटी फटी, लेकिन आगे ब्यावर से कंटिन्यूअस पहाड़ियां, बिल्कुल कंटिन्यूअस पहाड़ियां ब्यावर से शुरू होती हैं। कंटिन्यूअस पहाड़ियां कहां शुरू होती हैं? ब्यावर से शुरू होती हैं। इधर भीलवाड़ा पड़ जाता है, उधर पाली पड़ जाता है। अब देखिएगा मारवाड़ स्टेशन इधर पड़ता है। इधर देखिए, इधर का एरिया जो है आपका, ये पूरा एरिया इधर का मारवाड़ और इधर का मेवाड़। अब आप याद कर लीजिए, कैसे याद करेंगे? इधर का एरिया क्या है? मारवाड़। क्या है? मारवाड़। और इधर का एरिया मेवाड़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम मेवाड़ था। और इधर मारवाड़ी भाषा बहुत बोली जाती है, इसलिए इसका नाम मारवाड़ हो गया। मारवाड़ और मेवाड़, तो ये पहाड़ी के इधर मेवाड़, उधर तरफ मारवाड़ का एरिया है। तो यहाँ पर एक मारवाड़ जंक्शन पाली जिले में पड़ता है। पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन को क्रॉस करके इधर आते हैं। देखिए दर्रे भी पड़ते हैं इसमें। अभी मैं आपको अभी सारे दर्रों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बताता भी चलता हूं। ठीक, आपका एक दर्रा आपका, जब हम अजमेर से मारवाड़ स्टेशन के लिए रेलवे लाइन गई हुई है। अजमेर से मारवाड़ स्टेशन के लिए रेलवे लाइन गई है, तो यहीं पर रास्ते में इस रेलवे लाइन को क्रॉस करता हुआ एक बड़ दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बड़ दर्रा है। ठीक, और मारवाड़ स्टेशन से इधर आने के लिए, ठीक है, अब आपको अगर हम दर्रों की बात करें तो बड़ दर्रा मैंने बता दिया। और इधर जो है मारवाड़ स्टेशन से इधर जब हम राजसमंद के लिए आते हैं तो बीच में एक और दर्रा पड़ता है। मारवाड़ स्टेशन से यानी पाली से राजसमंद को जोड़ने वाला दर्रा जो है उसको बोलते हैं गोरान घाट दर्रा। ये बहुत फेमस दर्रा है। ये आपके मेन एग्जाम्स में पूछा भी आता है, मतलब जो राज्यों के एग्जाम के अलावा भी एग्जाम होते छोटे मोटे, उसमें गोरान घाट दर्रा। क्या? गोरान घाट का दर्रा। ये आपका जैसे ही आप राजसमंद में घुसेंगे, ठीक है, इधर मारवाड़ स्टेशन से आने के लिए राजसमंद को एक जो है दर्रा पड़ता है, उसमें ट्रेन भी आती है और सड़क भी है। ठीक है, तो ये मारवाड़ स्टेशन से होते हुए देखिए ट्रेन कहां तक चली जाती है मालूम? ये ट्रेन होते 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 सिरोही जाती है और ये आबू पर्वतमाला तक चली, आबू पर्वत तक ये रेलवे लाइन जाती है। और इधर इसी दर्रे को पार करके आपका राजसमंद तक और इधर उदयपुर तक भी चली आती है रेलवे लाइन। चलिए ठीक है, और यही रेलवे लाइन क्रॉस करके अजमेर को जाती है और अजमेर से होते हुए जयपुर जाती है। जयपुर से होते हुए इधर उत्तर प्रदेश की ओर को यहाँ धौलपुर और भरतपुर होते हुए निकल जाती है। ठीक,
तो एक रेलवे लाइन के बारे में मैंने बता दिया कि धौलपुर से घुसी और दौसा जयपुर होते हुए और फिर उसके बाद अजमेर जयपुर के बाद अजमेर होते हुए अजमेर से इधर क्रॉस हो गई, मारवाड़ जंक्शन में गई, उधर तरफ पाली में, पाली से इधर तरफ फिर कट सकती है, राजसमंद में आ जाएगी और उधर जाकर के आबू पर्वतमाला तक जाती है। ये रेलवे लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत तेजी से पूरा करते हैं आगे कोर्स को। ये पहाड़ मैंने बताया इधर चितर के रघुनाथ की पहाड़ियां, हटनाथ की पहाड़ी, तोरावती, मालखेत, इधर तरफ जयपुर में बैराट, बीजक और गोलमंदिर की पहाड़ियां, उधर अलवर में उदयनाथ की और कंकनवती का पठार, आगे आ गए नाग पहाड़ियां आपकी अजमेर में मिल गई, अजमेर में नाग पहाड़ियां जो आपकी मिलेंगी। अब इसके बाद अभी मैं आगे भी बताऊंगा, बहुत सी बातें बतानी है लेकिन समय कम है। अब हम आगे जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं यहां से। अब और एक जो है आगे बढ़ने पर यहां पर एक और दर्रा पड़ता है, ठीक है। कुंभलगढ़ आने के लिए, पाली से कुंभलगढ़ आने के लिए कहां गया, पाली से मारवाड़ जंक्शन के आगे पाली से कुंभलगढ़ की तरफ आने के लिए यहां पर एक और, सॉरी नीले से ही दिखाता हूं, एक और दर्रा पड़ता है, इसको बोलते हैं देसुरी। अच्छा एक बात और बता दें कि आप एक बात मान के चलिएगा, ठीक, कि देखिए जैसे मैंने गोरहा की लंबी लंबी लाइनों में दर्रे दिखा दे रहा हूं। बड़ दर्रा मैंने दिखाया, बड़ दर्रा मैंने बताया था अजमेर से आप जब जा रहे हैं मारवाड़ की तरफ तो एक बड़ दर्रा पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप मारवाड़ जंक्शन से जब आप राजसमंद के लिए आएंगे तो एक दर्रा पड़ेगा, गोरान घाट दर्रा, और आगे चले आएंगे तो कुंभलगढ़ आने के लिए उधर से एक दर्रा और पड़ेगा जिसको बोलते हैं देसुरी। क्या? देसुरी की नाल। अब देखिए यहां पर एक दर्रे को नाल बोलते हैं। एक सेकंड, हाँ मैंने आपको बताया कि देसुरी की नाल, गोरान घाट दर्रा, बड़ दर्रा, ठीक है। 3 दर्रे अभी आपने को मैंने बता दिए, बड़ दर्रा, गोरान घाट दर्रा, मारवाड़, देसुरी की नाल भी बोलते हैं, दर्रा भी बोलते हैं। आगे पहुंचते हैं तो यहां सिरोही जिले से उदयपुर को जोड़ने के लिए, सिरोही जिले से उदयपुर को जोड़ने के लिए एक और दर्रा पाया जाता है जिसका नाम हम क्या कहेंगे, हाथी दर्रा। क्या? हाथी दर्रा। अब ये आप जान लीजिए, ये हाथी दर्रा हो गया, ठीक। कौन कौन सा दर्रा हो गया? देसुरी की नाल हो गया, हाथी दर्रा हो गया। और अब हम आगे आते हैं। अब यहां से जो है ये जो पहाड़ी है पूरी कंटिन्यूस चली आ रही है, इधर तो इधर दो तरफ, फिर इधर से आकर के जैसे कुंभलगढ़ पहुंचेगी उसके बाद उदयपुर की ओर एक शाखा बढ़ जाएगी। वहां पर 2 पहाड़ियां मेन हैं जो कि जरगा और रागा। कौन सी? कैसे, जगह कम है लेकिन बता देता हूं, जरगा और रागा, ठीक है। यहां पर उदयपुर के पास जब कुंभलगढ़ से इधर आएंगे तो दो शाखाएं इधर की तरफ बटेंगी और दो शाखाएं इधर तरफ बढ़ेंगी इस पहाड़ की। तो जो इधर जाती है उस पे गुरु शिखर और आबू है, और इधर तक जो बटेगी वो जो है उसमें जरगा और रागा है। लेकिन उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ियों ने, जैसे मैंने बताया था ना नाग पहाड़ियों ने अजमेर को घेर रखा था, वैसे उदयपुर को भी पहाड़ियों ने घेर रखा है, ठीक है। तो उसको आप जो है ध्यान रखेंगे। अब इन पहाड़ियों के बीच में से इधर को रास्ते जा रहे होंगे, इधर को रास्ते जा रहे होंगे, इधर को रास्ते जा रहे होंगे। तो जो इधर को एक रास्ता जो जा रहा है, ठीक है, ये आप समझिए 4। अब उदयपुर जब पहुंच गए तो उदयपुर को पहाड़ियों ने घेर रखा है, और उसके इधर तो जरगा पहाड़ियां हैं और रागा पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब एक तरफ निकलने के लिए इधर क्या है, इधर की तरफ जो है, और एक यहां हो गया, एक तो यहां हो गया, और एक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इधर की तरफ जो है जो दर्रा पड़ेगा उसका नाम बोलेंगे देसुरी। जान लीजिए थोड़ा सा, यहां दर्रा पड़ेगा उधर जाने के लिए, इसको बोलेंगे देसुरी, ठीक। एक दर्रा ये मैंने बताया। फिर हाथी दर्रा आपने इधर तरफ जाने के लिए पढ़ ही रखा है, जो उदयपुर को सिरोही जोड़ रहा है, हाथी दर्रा दूसरा हो गया। अब नीचे की तरफ जाने के लिए, इधर गुजरात के पालमपुर साइड में जाने के लिए, ठीक है, इधर भी एक दर्रा पड़ेगा। वो दर्रा कौन सा पड़ेगा? फुलवारी। कौन सा दर्रा?
फुलवारी, फुलवारी दर्रा, ठीक है। तो देसुरी दर्रा, फुलवारी दर्रा। और अगर आप उदयपुर से, ठीक है, एक उदयपुर में नीचे तरफ जयसमंद की झील है, उस जयसमंद झील की तरफ चलेंगे तो आपको केवड़ा दर्रा पड़ेगा। क्या? केवड़ा, केवड़ा दर्रा, ठीक है। तो आपने 4 दर्रे पढ़ लिए, यानी आपने अभी तक यहां से यहां तक आने के लिए आपने देखा कि पूरी आ रही है ये पहाड़ियां, इधर की तरफ आबू और आपकी आबू और गुरु शिखर नाम की 2 पहाड़ियां पड़ गई, इधर तरफ जरगा और रागा, जरगा और रागा नाम की 2 पहाड़ियां पड़ गई। अब उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ हैं उनके हर तरफ दर्रे हैं। तो इधर तरफ देसुरी दर्रा, केवड़ा दर्रा, फुलवारी दर्रा, हाथी दर्रा, ठीक। और बीच में यहाँ पे देसुरी किनाल, उसके उधर गुरान घाट की पहाड़ियां, इधर बर दर्रा, और ये सारी पहाड़ियां आपकी जनरली हो गई। तो आपको हम इतना ही पहाड़ियां पढ़ाते हैं, ठीक है। मन तो मेरा अभी और इसमें चीजें बताने का है, लेकिन बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इसको रोकता हूं। अभी आप इतना कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैं इनमें झीलें भी बताने वाला था, लेकिन जगह इतनी कम है कि मैं अभी झीलें नहीं बता सकता हूं। तो अभी आपको इसको आपको जानना होगा ऐसे, ठीक है, कि ये जो पहाड़ियां हैं इधर से बिखर के आई, इधर से बिखर के आई, बीच में इकट्ठी हुई, फिर इधर बिखर गई, फिर इधर बिखर गई, ठीक। तो उधर से जब बिखर के आई तो अलवर से आई, इधर से बिखरती हुई आई तो वो कहां से आई? आपके सीकर और झुंझुनू तरफ से आई, ठीक। बीच में इकट्ठी हो गई। जब बीच में इकट्ठी हुई तो पहला दर्रा इधर तरफ बड़ दर्रा, बीच में आपका मारवाड़ जंक्शन से राजसमंद को आने के लिए बीच में एक कौन सा दर्रा? आपका गुरान घाट दर्रा। फिर आगे आप गए तो एक नाल पड़ेगी, देसुरी की नाल। फिर आप आगे आ गए, आप उदयपुर आ गए। उदयपुर आने के बाद आपने देखा चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां होती हैं। चारों तरफ जब पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी तो उन पहाड़ियों में आपको उस तरफ को, यानी जो अगर आप चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रहे हैं, चित्तौड़, आप समझिएगा कि उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं तो देसुरी की नाल। उदयपुर से अगर आप सिरोही जा रहे हैं, आबू माउंटेन तरफ निकल रहे हैं, उदयपुर देखो, उदयपुर एक सेंटर, दक्षिण का सेंटर हो गया। उदयपुर पहुंच गया आप। उदयपुर झीलों का शहर है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहां पर आपको बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर जयसमंद लेक मिलेगी, ठीक है। पिछौरा लेक पड़ेगी, और पिछौरा लेक की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया सुंदर एरिया आपका, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा, बीच में लेक है, ठीक है। लेक कौन सी है? मैंने आपको बोला पिछौरा लेक है, ठीक, और फतेह सागर लेक है। तो वो दोनों सुंदर सुंदर लेक्स हैं। उन लेक्स से चारों तरफ पहाड़ घिरे हुए हैं और चारों तरफ जाने का रास्ता है। तो अगर आप वहां से इस अरावली पहाड़ी को पार करके सिरोही जिला जाना चाहते हैं तो वहां से हाथी दर्रा। अगर यहां से आप राजस्थान गुजरात तरफ जाना चाहते हैं तो फुलवारी दर्रा, ठीक। जरगा पहाड़ियों को चीरता हुआ, जरगा और रागा 2 पहाड़ियां यहां पर तिरछी तिरछी आई हुई हैं। तो मैंने इसका नाम लिखा तो था, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए, जरगा, जरगा क्या? जरगा और रागा, जरगा और रागा पहाड़ियां, जरगा रागा 2 पहाड़ियां, ठीक। उनको क्रॉस करता हुआ फुलवारी दर्रा, ठीक, इधर तरफ। और यही उदयपुर में ज्यादातर लेक तो वही शहर में है, लेकिन एक लेक जो है थोड़ा हट करके दक्षिण की तरफ डूंगरपुर साइड में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड में इधर कोने पर एक लेक है, उसको बोलते हैं जयसमंद लेक। उस जयसमंद लेक को जाने के लिए केवड़ा की नाल को पार करना पड़ता, केवड़ा नाल यानी केवड़ा दर्रा। तो देसुरी दर्रा हो गया, केवड़ा दर्रा हो गया, फुलवारी दर्रा हो गया, हाथी दर्रा हो गया, देसुरी की नाल, गुरान घाट दर्रा, बड़ दर्रा, और इन सब पहाड़ियों के नाम। और जरगा पहाड़ियां, ये पहाड़ियां आबू माउंटेन, गुरुशिखर पहाड़ियां, गुरुशिखर आबू माउंटेन पर ही नक्की लेक है। अब हम एक काम करेंगे, हमने पहाड़ियों को अच्छी तरह से पढ़ा दिया, उसकी जगहों को हमने अच्छी तरह पढ़ा दिया, लेकिन अभी झीलों को नहीं पढ़ा पाए हैं। तो अब अगला जब चैप्टर हम शुरू करेंगे तो थोड़ा सा एक छोटा सा चैप्टर हम झीलों के ऊपर रखेंगे और एक रिवीजन का एक चैप्टर रखेंगे छोटा सा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे मैदानी एरिया में। तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? मरुभूमि पढ़ लिया, अरावली की पहाड़ियां पढ़ लिया, लेकिन अरावली की पहाड़ियों में थोड़ा सा पोर्शन अभी बचा हुआ है, उसको मैं बताऊंगा। फिर पूरी मैदान और हड़ौती पहाड़ पढ़ने के बाद, इन सबको पढ़ने के बाद जब आप भारत का और हिस्से से राजस्थान के बारे में कोई भी बात आती है तो आप बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगी और राजस्थान के ऊपर एक आपको कमांड पैदा होगा। तो ठीक है, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरी क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।